हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है सीजी व्यापम प्रिपरेशन। दोस्तों, आज हम अनुपात समानुपात का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। आपको पता ही है, मैं मैथ्स का पूरा सीरीज लेके आ रहा हूँ। ये आपका क्लास नंबर पार्ट नंबर 10th है। इससे पहले भी 9 अलग अलग टॉपिक्स पे आपको मैथ्स के वीडियो दिए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो को वॉच करिए। आपको हर एक टॉपिक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप सीजी व्यापम से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल में आपको सारे सब्जेक्ट्स के जो सीजी व्यापम में पूछे जाते हैं उनका प्रिपरेशन कराया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए और लाइक कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अनुपात और समानुपात में कौन कौन से टर्म्स हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले तो हमें अनुपात पता होना चाहिए, जिसे इंग्लिश में रेशियो बोला जाता है। दो समान राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात बोला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर a अनुपात b, जैसे कि 1 अनुपात 2, इसको लिखने का तरीका क्या रहता है, 1/2, मतलब 2 में से 1, इस टाइप से। ठीक है, समानुपात को क्या लिखेंगे हम। समानुपात होता है ये, जैसे दो समान राशियों के बीच तुलना होता था अनुपात में, तो समानुपात में 4 राशियों के बीच अनुपात होगा। और वो कैसा होगा, उसमें जो a और b का आपस में अगर अनुपात निकालें और c और d का आपस में अनुपात निकालें तो इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में बराबर होंगे। उसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, a इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। ये कैसे आया, यहाँ पर जैसे हमने देखा, यहाँ पर क्या था, a अनुपात b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं। वैसे ही c अनुपात d को c/d लिख सकते हैं। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इंटू डी और b इंटू सी। तो ये हमारा निकल के आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब चतुर्थानुपाती देखते हैं। चतुर्थानुपाती में क्या है, चतुर्थानुपाती ए बी सी तथा डी समानुपात में है। मतलब अगर इस कॉम्बिनेशन में है तो जो डी है लास्ट का 4th टर्म, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ए बी सी का चतुर्थानुपाती बोला जाएगा। क्लियर है। तो डी को क्या बोला जाएगा, ए बी सी का चतुर्थानुपाती बोला जाएगा। ठीक है, उसको कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। मतलब डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन ए हो जाएगा। ए को वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो जाके डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, b इंटू सी अपॉन ए। तो ये हमारा d का फॉर्मूला हो जाएगा चतुर्थानुपाती का। वहीं वितत समानुपात क्या होता है, वितत समानुपात मतलब यहाँ पर हम लोग 3 टर्म्स के साथ जो है अनुपात निकालेंगे। उसमें क्या होगा, a अनुपात b जो बराबर होगा b अनुपात c के, मतलब a/b बराबर b/c, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसमें जो जब ऐसी कंडीशन में है कोई इक्वेशन, मतलब a b c वितत समानुपाती में है, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। अब इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो वैसे ही हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो बी है, यहाँ पर जो बी है उसको मध्यानुपाती बोला जाता है और सी है उसको तृतीयानुपाती बोला जाता है। क्लियर है। बी को मध्यानुपाती बोला जाएगा, मध्यानुपाती, और सी को तृतीयानुपाती। ठीक है, तो मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करेंगे, मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करेंगे, b इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए सी हो जाएगा। और वहीं तृतीयानुपाती मतलब c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, b स्क्वायर अपॉन ए कर देंगे, a को यहाँ पर भेज देंगे तो c की वैल्यू निकल जाएगी। तो मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती भी समझ में आ गया। मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, अनुपात, समानुपात। क्लियर है। ये टर्म्स आपको जनरली पता रहे होंगे, पहले भी भूल गए होंगे तो आपको रिमाइंड हो गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि x का 0.5 इक्वल y का 0.07 हो तो इस संख्याओं का अनुपात क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको अनुपात निकालना ही बताया है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बेसिक से। ठीक है, धीरे धीरे जो है लेवल बढ़ते जाएगा, लास्ट के आधे तक आपको अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अनुपात निकालना है कि अनुपात कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने बताया, x अनुपात y, a अनुपात b, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a अनुपात b, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/b या फिर x/y, इस टाइप से लिख सकते हैं। इसको हमें अनुपात ही बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, ये अनुपात ही होता है। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है। x का 0.5, अगर का वाले कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हो आप, का की जगह में क्या लिखते हैं, तो इसके लिए वीडियो आ चुकी है सिंप्लीफिकेशन में। अब मैंने सिंप्लीफिकेशन करके एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने सरलीकरण, कैसे हम लोग सरल तरीके से जो है मैथ्स को सॉल्व करते हैं, उसमें हमने देखा है का बॉड मास में जो ओ रहता है, ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ, हिंदी में का, तो ब्रैकेट के बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ओ मतलब ऑफ मतलब का। ठीक है,
तो यहाँ पर का जगह में क्या लिखा जाता है, मल्टीप्लाई, गुणा किया जाता है। ठीक है, अगर आपने सिंप्लीफिकेशन का वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए, उससे आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्यूशन की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, x का मतलब गुणा 0.5, ठीक है, वहीं इक्वल्स टू y का मतलब गुणा 0.07। ठीक है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, नहीं तो शॉर्टकट तरीके भी होते हैं। ठीक है, तो x मतलब शॉर्टकट तरीके का मतलब एक स्टेप 2 स्टेप में हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको वो जो चीज़ें हैं वो क्लियर समझ में आए। अब मैं क्या लिखूँगा, 0.5 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ या फिर 5/100 भी लिख सकता हूँ। 5/100 थोड़ी लिखूँगा, 5/10 लिखूँगा ना। कैसे 5/10 लिखूँगा, दशमलव का 1 आ गया और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना 0। ठीक है, तो 10 हो जाएगा। वहीं पर इसको 1/2 कैसे लिख सकते था, 5 एकम 5 दूनी 10, तो 1/2 आ गया, तो डायरेक्ट 1/2 आ जाता, क्योंकि हम लोग को पता है कि 0.5 बराबर 1/2 होता है। अगर आपको भी पता है तो डायरेक्ट 1/2 लिख दीजिए। ठीक है, बराबर y गुणित, अब यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 7/100 और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 0। ठीक है, तो ये 7/100 हो जाएगा। अब देखिए ये x गुणित 1/2 बराबर y गुणित क्या है, 7/100, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 2 एकम और 2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 2 पंच 10, 2 शून्य शून्य, तो यहाँ पर कितना हो गया, x बराबर y गुणित 7/50। तो y को मैं इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, x/y बराबर 7/50, मतलब x अनुपात y की वैल्यू कितनी आ गई, 7:50। तो आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, 7:50 हमारा करेक्ट आंसर है। तो अनुपात निकालना सीख गए, क्लियर है कैसे अनुपात निकालना है। अब हम लोग क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा देंगे, जिससे आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन तक आधे तक आप खुद बनाना सीख जाएंगे अच्छे से हर टाइप के क्वेश्चन को। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, a अनुपात b की वैल्यू दिया हुआ है 4:3 और b अनुपात c की वैल्यू दिया हुआ है 3:5 हो, तो a अनुपात c का मान निकालना है। ठीक है, a अनुपात c। अब हमें देखना है यहाँ पर a b दिया हुआ है, यहाँ पर b c, तो क्या कॉमन है, b कॉमन है, तो b कॉमन है, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर a अनुपात b मतलब 1/b और मैं b/c को गुणा कर दूं, b अनुपात c को, तो क्या हो जाएगा, b और b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, a/c बचेगा, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, a अनुपात c लिखेंगे, और वही हमें निकालना है a अनुपात c। तो यहाँ पर हम a/b का मान रख देते हैं और b/c का भी मान रख देते हैं। ठीक है, तो a/b का मान क्या है, 4/3 गुणित b/c का मान क्या है, 3/5, 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 4/5, 4/5 क्या है, a अनुपात c का वैल्यू है, तो 4:5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, कॉमन देखना है और उसको कटाने की कोशिश करना है। ठीक है, तो यहाँ पर b कॉमन था तो हमने उसको कटा के एक्चुअल आंसर ले आए। क्लियर है, अगला बढ़ते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, 12 तथा 30 के तृतीयानुपाती तथा 9 व 25 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या है, मतलब दोनों का अनुपात, मतलब तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती निकालने के बाद उसका और अनुपात भी निकालना है और आंसर देना है। आपको बता दूं, मध्यानुपाती तृतीयानुपाती एक अलग चीज़ है और मध्यानुपाती अलग चीज़ है। ठीक है, दोनों को अलग अलग निकालेंगे और दोनों की मान भी अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं तृतीयानुपाती सबसे पहले निकालते हैं। तो हम लोग जैसे देखे थे, अगर a अनुपात b है और बराबर b अनुपात c है, तो क्या होता था, a/b बराबर b/c ऐसे लिखते थे और वो हो जाता था b² = ac। ठीक है, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है, b² AC। तो यहाँ पर क्या था, c जो है तृतीयानुपाती था और b हमारा क्या था, मध्यानुपाती था। तो हमें अभी क्या बोला है, तृतीयानुपाती निकालने बोला है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, b²/a, इधर चला जाएगा कि भाग हो जाएगा a, तो b² a हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखना है a और b की वैल्यू क्या क्या दी हुई है। तो तृतीयानुपाती के लिए a की वैल्यू दी हुई है 12 और b की वैल्यू कितना दी हुई है, 30। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग c की जगह में उसकी वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 गुणित 30 का स्क्वायर है, मतलब b का स्क्वायर है, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा, 30 गुणित 30 हो जाएगा, बटे a का मान कितना है, 12। तो कटा दो इसको, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30 और 2 एकम 2 15, तो 15 पचे 75। तो c की वैल्यू कितना आ गई, 75 आ गई। ठीक है, c की वैल्यू कितना आ गई, 75, मतलब तृतीयानुपाती कितना है, 75 है। क्लियर है, तृतीयानुपाती की वैल्यू हमारे पास आ गई। तृतीयानुपाती मतलब c की वैल्यू, तृतीयानुपाती की वैल्यू कितना आया, 75 आया। अब हम लोग मध्यानुपाती निकालेंगे, जिसके लिए ये वैल्यू दी हुई है, मतलब a की वैल्यू 9 दिया हुआ है और b की वैल्यू 25 दिया हुआ है।
या फिर एक काम करते हैं, इसका फॉर्मूला पहले लिखते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है। मध्यानुपाती मतलब क्या होता है b, और b स्क्वायर मतलब क्या होता है ac होता है। तो हमें मध्यानुपाती b की वैल्यू चाहिए, तो b बराबर क्या हो जाएगा √ac हो जाएगा। अगर स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट हो जाएगा, ठीक है, तो √ac हो जाएगा। तो यहाँ पर b की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या क्या दिया है, a और c का वैल्यू दिया है, b के निकालने हैं, तो b तो क्या तो दिया नहीं होगा ना, ठीक है, तो a और c का दिया हुआ है। तो a की वैल्यू क्या दिया हुआ है 9 और b की वैल्यू क्या दिया हुआ है 25। तो यहाँ पर रख देंगे फॉर्मूले में √9 गुणित 25। अब यहाँ पर देखिए 9 क्या हुआ होता है 3 गुणित 3 होता है, मतलब 3 बाहर निकल जाएगा, और 25 क्या होता है 5 गुणित 5 होता है, मतलब यहाँ से भी 5 बाहर निकल जाएगा, तो 5 दिया 15। तो मध्यानुपाती की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 15। अब क्या बोला, दोनों का अनुपात निकालो, मतलब तृतीय अनुपाती कितना आया 75 और मध्यानुपाती कितना आया 15, दोनों का अनुपात कितना आया 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पछे 75, मतलब 5:1 के अनुपात में आया है। तो हमारा आंसर निकल गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 5:1, ठीक है। तो इस तरीके से इसको निकालना था, दोनों का तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती अलग अलग निकाल के दोनों का अनुपात करना था, ठीक है, जो हमने कर दिया है और सही आंसर ले आए हैं। अगर आपको तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो ये बहुत ही काम की चीज़ है, और नहीं आया तो आपको रिपीट करके देखना चाहिए, ठीक है, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है, दो संख्याएँ 5:6 के अनुपात में हैं, सॉरी थोड़ा सा वो कट जा रहा है ऊपर का, दो संख्याएँ 5:6 के अनुपात में हैं, दोनों संख्याओं में से 8 घटाने पर वे 1:2 के अनुपात में हो जाती है, संख्याओं का गुणनफल कितना है, ठीक है। देखिए ये अनुपात का ही क्वेश्चन है जो हमें जो इस टाइप से स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दे दिया गया है। और आपको मैं बता दूं कि अनुपात समानुपात से आपको अलग अलग जो टॉपिक के क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो भी इसमें से हो जाएगा, जो आगे कराया भी जाएगा। आपको लाभ हानि के क्वेश्चन भी इसमें से हो जाएंगे जो कि आगे कराया जाएगा, और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो आप अनुपात समानुपात के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया है, दो संख्याएं हैं जो 5:6 के अनुपात में हैं। तो मान लेते हैं 5x और 6x है, अनुपात में है मतलब 5x/6x होगा, ठीक है, 5x/6x होगा। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर 5 और 6 के अनुपात में है, मतलब वो किसी के गुणनखंड में भी हो सकता है, 10/12 हो सकता है, या फिर 15/18 हो सकता है, ठीक है। लेकिन अनुपात जो उसका मेन अनुपात है वो 5/6 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आखिरी में कटने के बाद तो 5/6 ही हो जाएगा। दोनों संख्याओं में 8 घटाने पर, अगर दोनों में 8 घटा दें, ऊपर वाली संख्या में भी और नीचे वाली संख्या में भी, ठीक है, 8 घटा दें तो क्या बोल रहा है 1/2 के अनुपात में हो जाती है, मतलब ये इसका करेंगे तो 1/2 के अनुपात के बराबर हो जाएगी। तो संख्याओं का गुणनफल कितना है, संख्या कौन कौन सी है, ये एक संख्या है और ये एक संख्या है, तो दोनों का गुणनफल कितना है। दोनों का गुणनफल करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, x की वैल्यू। तो हम लोग पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 5x - 8, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तिर्यक गुणा करेंगे, 2 का गुणा इधर जाके होगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10x माइनस 8 दूनी 16 हो जाएगा, और बराबर इसका गुणा 1 के साथ होगा तो जाके क्या कितना हो जाएगा 6x माइनस 8 एकम 8, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब 10x इधर 6x है, कट जाएगा, कितना बचेगा 4x बचेगा, ठीक है, बराबर इधर 16x है, इधर जाके कितना हो जाएगा +16 हो जाएगा, मतलब 8 कट जाएगा तो धन 8 बचेगा, क्लियर है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8/4, 8/4 मतलब कितना 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो हमें क्या करना था, संख्याओं का गुणनफल करना था, x की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पर 5 गुणित x की वैल्यू कितना है 2 बटे, सॉरी बटे नहीं करना है, हमें गुणा करना है, ठीक है। तो ये एक गुणित 6 गुणित 2 x की वैल्यू, ठीक है, इन दोनों का गुणा करना है 5 और 6 का, ठीक है, x के साथ। तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, गुणित 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 दहां 120। तो हमारा सही आंसर क्या आया 120, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे करना है, कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो रहा होगा, धीरे धीरे आपको अलग अलग टाइप के और क्वेश्चन दिए जाएंगे, अलग अलग टॉपिक से भी, ठीक है। आपको परसेंटेज का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और लाभ हानि का भी देखने को मिलेगा, आयु वाला एज वाला जो होता है वो वाला भी क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, ठीक है। उसको भी हम लोग अनुपात के कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। तो कैसा लग रहा है वीडियो, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को इतना देखने के बाद भी, तो आपको अभी कर देना चाहिए, क्योंकि आगे और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, तो आप भूल जाएंगे, ठीक है।
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं, और चैनल को शेयर भी करना है, ठीक है। तो 5th नंबर का क्वेश्चन है 0.12 0.218 का चतुर्थानुपाती क्या है। चतुर्थानुपाती के बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, किसको बोलते हैं। अगर हमारे पास समानुपात है ए बी सी डी, 4 ठो राशियाँ हैं, तो उसमें से जो डी होता है वो ए बी सी का चतुर्थानुपाती होता है। और हमने कैसे निकाला था, ए डी बराबर कितना, क्या निकाला था, बी सी निकाला था, ठीक है। ए डी बराबर बी सी, जहाँ पर डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटे ए हो जाएगा। ये वाला फार्मूला हमने देखा था चतुर्थानुपाती के लिए। तो हमें डी निकालने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए और सी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे 3 वैल्यू दी हुई है, तो इसमें से जो पहली वैल्यू है वो ए की होगी, तो ए बराबर 0.12 और बी बराबर कितना हो जाएगा 0.21 और सी बराबर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो डी की वैल्यू आ जाएगी डी बराबर बी सी मतलब 0.21 इंटू 8 डिवाइड बाई, देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ पॉइंट्स को, और ए की वैल्यू क्या है, डिवाइड बाई 0.12, ठीक है, ये पॉइंट है 0.12। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद दो डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा और पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है। अब बचा 21 गुणित 8/12। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, अब ये 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 हो गया, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 गुणित 2 मतलब कितना हो जाएगा 14। तो हमारा चतुर्थानुपाती डी का मान आ गया 14, ठीक है। सही आंसर सी हो जाएगा हमारा 14, 14। क्लियर है। चतुर्थानुपाती कैसे निकालना है ये भी क्लियर हो गया। फॉर्मूला को याद कर लीजिए, और याद करने की ज़रूरत नहीं है, 4 ठो राशि रहेगा तो एक दूसरे को पक्षांतर करके हम लोग कितना क्या निकाल सकते हैं, फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर हमें ए बी सी डी दिया हुआ है तो डी निकाल सकते हैं, और बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का फॉर्मूला दिया है तो तृतीयानुपाती मध्यानुपाती निकाल सकते हैं। तो क्लियर है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, परसेंटेज का क्वेश्चन है। अब ये अनुपात समानुपात के माध्यम से भी निकाला जा सकता है। तो यदि ए का 20% बराबर बी का 3/4 का 40% हो तो ए बटे बी का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर बराबर दिया हुआ है, मतलब समानुपात है, ये दोनों बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है बोल रहे हैं, तो बीच में बराबर का चिन्ह किसको बताता है, समानुपात को बताता है। हमें ए बटे बी मतलब अनुपात निकालना है, ठीक है। तो हम लोग ए का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो गुणा 20% मतलब 20/100, ठीक है। अगर आपको पता होगा 20% मतलब 1/5 होता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं पता तो सबसे पहले आपको 20/100 करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा बस उसके लिए, ठीक है। परसेंट का मान कितना होता है, 100 होता है, तो 20/100 हो जाएगा, बराबर बी का 3/4 मतलब 3/4 पहले लिख देंगे, फिर का तो फिर गुणा 40% मतलब 40/100। इसको भी अगर आपको पता होता तो 2/5 लिखते हैं, लेकिन नहीं पता तो पहले क्या लिखेंगे 40/5 पहले सीख लेते हैं। इस वीडियो के जस्ट बाद जो अगला वीडियो आने वाला है वो आपके परसेंटेज के ऊपर रहेगा, जो पूरे मैथ्स का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज आ गया मतलब आप मैथ्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को परसेंटेज के थ्रू आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वो वाला वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी ही बजा दीजिए, ताकि आगे की वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे सबसे पहले, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। पहले तो फिलहाल 0 को हटा देता हूँ, फिर 2 एकम 2 पंचे, जैसे मैं बोला था आपको 1/5 आएगा, तो 1/5 आ गया, तो ए गुणित 1/5 लिख दूंगा, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऊपर में क्या बचा 1, नीचे में 10, यहाँ पर 3 बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बी गुणित क्या हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, नीचे में 5 एकम और 5 दूनी, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, अब बी को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ए बटे बी हो जाएगा, ए बटे बी, और इधर तो कुछ है नहीं, तो इस साइड क्या बचा 3/2 बचा, 3/2। तो ए अनुपात बी हमें निकालना था, ए बटे बी निकालना था। ए बटे बी का मान कितना आएगा 3:2, 3:2 दिया है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, 3:2। क्लियर है। समझ में आया कैसे निकालेंगे परसेंटेज का क्वेश्चन। परसेंटेज छोटा था ये क्वेश्चन, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था, और छोटे एग्ज़ाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली लोग घबरा जाते हैं सबको देखकर कि परसेंटेज दिया हुआ है, ये का क्या मतलब है, ये सब नहीं समझ पाते हैं। तो ये जो है आपका आई ओपनर है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये सबको देखने के बाद आपको ईजी लगने लगेगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर का। एक परिवार की आय
और व्यय का अनुपात 10:7 है। देखिए आय और व्यय मतलब लाभ हानि के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके ज़्यादातर लाभ हानि क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं कि कितना ये अपना खर्च करता है, कितना फ़ायदा होता है, कितना सेविंग करता है, इसके बारे में। ठीक है, तो इसको भी इसमें सॉल्व करेंगे अनुपात समानुपात में। तो उसका अनुपात दिया हुआ है कितना, 10:7 है। किसका अनुपात, आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 हो तो बचत कितनी है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट, जैसे कि अगर आप कुछ पैसा घर से आप कुछ पैसा कमाते हो, इनकम करते हो, कुछ पैसा इनकम करते हो, घर लेके आते हो, जैसे आपके पिताजी हैं, ठीक है, वो कुछ इनकम करते हैं, ठीक है, कुछ वर्क करते हैं जिससे इनकम आती है। तो इनकम अगर घर आती है तो वो दो चीज़ों में यूज़ होती है। सबसे पहला क्या होता है, वो खर्च होगी, उसको ज़रूरी चीज़ों में खर्च करेंगे। फिर दूसरा क्या करेंगे, जो भी बच जाएगा एक्स्ट्रा उसकी बचत करेंगे, सेविंग करेंगे। ठीक है, दो चीज़ों से मिलकर बनता है इनकम, या फिर इनकम जो है वो घर आता है, दो चीज़ों में उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले उसको खर्च करते हैं और दूसरा बचत करते हैं। ठीक है, तो खर्च और बचत मिलके क्या बनाता है, इनकम बनाता है। खर्च और बचत आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, इनकम बनाते हैं। और इनकम जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, खर्च और बचत। ठीक है, जो आपके पिताजी पैसा लेकर आए घर, उसको आप दो चीज़ों में यूज़ करेंगे। सबसे पहले उसमें से खर्च करेंगे और दूसरा बचाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं इनकम बराबर खर्च प्लस बचत। मतलब इनकम किससे किससे मिलके बना है, खर्च और बचत से। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इनकम, आपकी कोई इनकम है, आय है, तो आय बराबर क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले व्यय हो जाएगा, खर्च मतलब व्यय, और प्लस क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। मतलब इनकम जो है खर्च और बचत के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, अनुपात दिया हुआ है आय और व्यय का। मतलब आय कितना है, 10 है, और व्यय कितना है, 7 है। इनकम हमारा 10 है बोल रहा है, और खर्च कितना है, 7 है बोल रहा है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 हो तो बचत कितनी है, हमें बचत निकालना है। तो हमें जो अनुपात दिया है 10:7, अगर इनकम 10 हो रही है, अगर इनकम कितनी हो रही है, 10 हो रही है, और व्यय 7 हो रहा है, तो बचत कितना हो रहा है, बचत कितना हो रहा है, 3 का हो रहा है। बचत 3 का हो रहा है ना, 10 में 7 गया 3। मतलब इनकम में से 7 रुपये खर्च कर दिए, 10 रुपये में 7 रुपये खर्च कर दिए, 3 रुपये बच गया जो हमारी बचत है। ठीक है, तो वैसे ही क्या दिया हुआ है, 10,500, लेकिन ये अनुपात में दिया हुआ है, तो ये कितने फैक्टर्स हैं ये पता नहीं। तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं कि 3x होगा, 10x होगा, 7x होगा। ठीक है, अब पूरा व्यय दिया हुआ है कि 10,500 रुपये व्यय हुआ है, खर्च हुआ है। कितना खर्च हुआ है, व्यय 10,500 रुपये खर्च हो गया। ठीक है, तो क्या बताना है, बचत कितनी हुई ये बताना है। अब 10,500 रुपये खर्च हो गया, खर्च कितना होता है, 7x होता है, 7 गुना होता है। तो अभी कितना हो गया, 10,500 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,500 बटे 7 हो जाएगी। 10,500 बटे 7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पंचे 35, फिर उसके बाद 2 जीरो बचा, तो 2 जीरो डाल दो, कितना है, 1,500 रुपये। एक्स की वैल्यू कितनी है, 1,500 रुपये। ठीक है, तो वहीं पर इस एक्स की वैल्यू को हम लोग बचत में डाल देंगे, बचत के पास भी वही एक्स है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणित 1500, 3 गुणित 1500 मतलब 15 तिया 4500। मतलब बचत कितना किया, 10,500 रुपये का खर्च किया तो 3,500 रुपये का वो बचत किया। ठीक है, क्योंकि वो 10 रुपये में से 7 रुपये खर्च करता था और 3 रुपये बचाता था। अगर वो 10,500 रुपये खर्च कर दिया तो कितना बचत किया, 4,500 रुपये बचत किया। क्लियर है। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू, वहीं पर इनकम बोलता कितना इनकम हुआ, तो जो एक्स की वैल्यू आई है उसको इनकम से गुणा कर देते, मतलब 10 से गुणा कर देते थे। ठीक है, तो हमें इनकम पता चल जाता था कि उसकी कमाई कितनी हुई है। तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे आपको आंसर देना रहेगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है तथा 5 वर्ष बाद वे 5:6 के अनुपात में होंगे। ए की वर्तमान आयु, मतलब ए तथा बी की वर्तमान आयु, ए और बी की वर्तमान आयु 4/5 है। एक्स डाल देते हैं। ठीक है, कुछ भी फैक्टर में होगा वो। ठीक है, तो 4x/5x लिख दिए तथा 5 वर्ष बाद मतलब +5 ईयर्स बाद क्या हो गया, 5/6 के अनुपात में आ गया उन लोग का। मतलब इतने में हम लोग 5 जोड़ दिए 4x/5x में, तो उसका जो अनुपात है वो 5/6 हो गया।
ठीक है। तो ए की वर्तमान आयु, तो हमें सिर्फ ए की, ए क्या है 4 है मतलब 4x है, ठीक है। तो उसकी वर्तमान आयु क्या है ये बतानी है, ठीक है। तो हमें इसकी वर्तमान आयु बताने के लिए x की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी उसको गुणा करके हम लोग आंसर देंगे। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जैसे सॉल्व कर सकते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे, 6 का गुणा यहाँ पर करेंगे और इसका गुणा 5 के साथ करेंगे, ठीक है। 6 गुणा करेंगे तो 6 चौक 24x हो जाएगा, प्लस 6 पंचे 30 हो जाएगा, बराबर इसका गुणा 5 के साथ करेंगे तो 5 पछे 25x हो जाएगा, प्लस 5 पछे 25 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर 24x है, यहाँ पर 25x है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 25x को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो माइनस एक्स बचेगा, 25 में 24 गया तो x, और उधर दूसरे तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो माइनस एक्स, ठीक है। वहीं पर इधर 30 है, इधर जाके क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा, तो क्या बचेगा -5 बचेगा, 25 से घटा देंगे तो x मतलब माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आया 5। तो हमें क्या निकालना था, a की वर्तमान आयु, तो a की आयु कितनी दी हुई है 4x दी हुई है, तो क्या हो जाएगा 4 गुणित x का मान 5 है, तो 4 पंछे 20, ठीक है। तो 4 पंछे 20 हमारा सही आंसर होगा। तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है, a की 20 वर्ष है। क्लियर है। कैसे सॉल्व करेंगे आयु के क्वेश्चन को, एज के क्वेश्चन को, एज प्रॉब्लम अनुपात समानुपात विधि से। क्लियर है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 9th नंबर का। तो 9th नंबर का क्वेश्चन है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, आपको ध्यान से देखना है कि कहाँ पर क्या ले रहा हूँ। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी, तब पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात, मतलब पिता की आयु भी चाहिए, पुत्र की आयु चाहिए, दोनों का अनुपात भी चाहिए, ठीक है। दोनों का अनुपात भी चाहिए। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्या दिया हुआ है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 अधिक है, ठीक है। तो माना कि क्या माना, पुत्र की आयु कितनी है x है, पुत्र की आयु x मान लिया, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु कितनी हो जाएगी, उसके 3 गुने से 3 अधिक, मतलब 3 गुना मतलब 3x से भी 3 अधिक मतलब +3। अब क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद बोल रहा है, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी x + 3, और पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी 3x + 3 + 3 हो जाएगी। 3 वर्ष बाद ऐसा हो जाएगा। 3 वर्ष बाद अब क्या बोल रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। अब बता रहे हैं कि इन दोनों के 3 वर्ष बाद दोनों के आयु में क्या रिलेशन है, इसको बता रहा है। क्या रिलेशन है कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जो है इसके 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। मतलब अगर पिता की आयु 3x + 3 + 3 है तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, मतलब ठीक है, एक सेकंड, हाँ, पुत्र की आयु लिखेंगे यहाँ पे। पुत्र की आयु क्या है, अभी 3 वर्ष बाद x + 3 है, पुत्र की आयु x + 3 है, ठीक है। तो जो पिता की आयु है, मतलब पहले पिता की आयु लिखते हैं। पिता की जो आयु है मतलब 3x + 3 + 3 जो है, मतलब जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु के, मतलब पुत्र की आयु कितनी है x + 3, पुत्र की आयु के दुगनी से 10 अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर +10 लिख देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्लियर, समझ में आया। देखो क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद, मतलब ये x + 3 हो जाएगा पुत्र की आयु, और पिता की आयु 3x + 3 तो पहले थी और +3 हो जाएगी। क्लियर है। सबसे पहले एक बार स्टार्टिंग से बताता हूँ। पुत्र की आयु x माने तो पिता की आयु क्या है, 3 गुनी से 3 अधिक है, तो 3x + 3 हो गया। अब 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु x + 3 हो जाएगी और पिता की आयु इतना थी पहले और +3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना। उसके बाद क्या बोल रहा है, अब दोनों में रिलेशन बता रहे हैं कि पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी, ठीक है। तो जो पिता की आयु है मतलब 3x + 3 + 3 है अभी, तो वो पुत्र की आयु के, मतलब जो अभी x + 3 है उसके दुगने से 10 अधिक है, तो +10। क्लियर है, अब समझ में आ गया। क्लियर। तो ये हो जाएगा 3x + 6 हो जाएगा, 3x + 6, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ इधर को, ठीक है, इसको इतना तक रख लेते हैं, काम आएगा। तो 3x + 6 है, तो इसको ऐसा साइन देंगे, ठीक है। फिर बराबर
3x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x प्लस 6 प्लस 10 हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 दूनी 6 प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 3x में 2x गया तो x बचा, अब प्लस वाला बड़ा था तो प्लस x बचा। अब 6 और 6 कैंसिल हो गया आपस में, बराबर में है तो ठीक है, क्या बचा बराबर में, 10 बचा, x प्लस 10। अब हमें x प्लस 10 मतलब x की वैल्यू पता चल गई 10। ठीक है, तब क्या बोल रहे हैं, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या है। ठीक है, तो पिता की आयु पुत्र की आयु तो हमने x माना था, तो x की वैल्यू मतलब पुत्र की आयु पता चल गई 10 है, और पिता की आयु क्या क्या था, 3x प्लस 3 था, 3 गुने से 3 अधिक, मतलब 3 गुने से 3 अधिक, x की जगह में 10 रख दो, 3 गुणित 10 धन 3 मतलब 30 धन 3 मतलब 33। ठीक है, तो अनुपात बोला है तो 10, पिता और पुत्र का अनुपात मतलब 33, पिता का और पुत्र का 10, तो 33 अनुपात 10। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 33 अनुपात 10 हमारा सही आंसर होगा। पिता तथा पुत्र बोला है तो पिता ऊपर रहेंगे, पिता पहले रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पुत्र। होप सो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन समझ में आने के बाद आपको इजी लगा होगा। एक बार खुद से भी ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को लिखिए और ट्राई कीजिए। ठीक है, 10th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। ए और बी हमारे पास दो लोग हैं, उनके पास 2:1 के अनुपात, एक्स तो लेते ही हैं अपन। ठीक है, क्योंकि कितने फैक्टर में हमको नहीं पता। ठीक है, तो एक्स ले लिए कि 2x/1x के अनुपात में धन है। यदि ए बी को 2 रुपये दे देता है, जो ए है, ए मतलब ऊपर वाला, बी मतलब नीचे वाला, जो ए है वो बी को 2 रुपये दे देता है, मतलब 2 रुपये दे देगा बी को, तो ए के पास 2 रुपये की कमी हो जाएगी जितना भी था उससे, और जो बी है उसके पास 2 रुपये बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो +2 हो जाएगा और वो ए जो है -2 हो जाएगा। तो यह धन उनके पास 1:1 के अनुपात में आ जाती है, मतलब दोनों के पास बराबर आ जाता है 1/1। ठीक है, मतलब अगर ए जो है बी को 2 रुपये उठा के दे दिया तो दोनों की जो अनुपात है वो 1:1 में आ जाती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तिर्यक गुणा, फिर से तिर्यक गुणा करेंगे तो कुछ बदलाव नहीं होगा, बस बराबर में क्या आ जाएगा हमारा, x + 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2x है और ये x है, क्या बचेगा, सिंगल x बचेगा, और ये -2 उधर जाए क्या आ जाएगा, +2, मतलब +2 + 2 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। लेकिन हमें क्या चाहिए, उनके पास कितना धन है, मतलब अभी उनके पास कितना रुपए है कि वो 2 रुपये दे तो ऐसा हो जाए। तो हमारे पास ये चाहिए है ना, हमें 2x और 1x की वैल्यू चाहिए। 2x मतलब 2 × 2, 1x मतलब 1 × 2, मतलब इसके पास 4 रुपये है ए के पास और बी के पास 2 रुपये है। ठीक, सॉरी, x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है ना, तो ए के पास कितना हो जाएगा, 8 रुपये हो जाएगा, और बी के पास कितना हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा। तो 8:4 के अनुपात में है, मतलब क्या बोलेंगे, 8 रुपये है ए के पास, 4 रुपये है बी के पास, 8 और 4, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, जो पूछेगा, ए का पूछे, बी का पूछे, दोनों का पूछे, उस हिसाब से आप आंसर दे देंगे। क्लियर है, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, मैं 11 क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, आप लोग के लिए 11 क्वेश्चन लाया हुआ है। ये जो लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा अलग है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है। ये वाला छोटा क्वेश्चन है, सिंपल है, बन जाएगा आप लोग से। इसमें आपको एक और चीज़ सिखा दूंगा मैं, क्या है वो देखो। a/b बराबर b/c बराबर c/5 हो तो इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं हम जैसे जानते हैं, हमने जो एकेडमी में पढ़ा है, तो हम लोग क्या करते थे, 1/2 बराबर b/3 बराबर c/5 ऐसा लेते थे, और बराबर में हम लोग k मानते हैं। तो क्या हो जाता है, a बराबर 2k हो जाता है, और b बराबर 3k हो जाता है, और c बराबर 5k हो जाता है। एक सेकेंड, 5k हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, a प्लस इसमें पुट कर देंगे, है ना, जो भी निकालना है उसमें। तो a की वैल्यू क्या है, 2k है, प्लस b की वैल्यू क्या है, 3k है, प्लस c की वैल्यू क्या है, 5k है। ठीक है, डिवाइड बाई फिर c की वैल्यू बोल रहा है, मतलब फिर 5k। अब बराबर इसको सबको जोड़ दो, 5 3 8 2 10, तो 10k बटे 5k, k और k कैंसिल, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हमारा आंसर आ गया 2। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो ऐसा सब कुछ बनाते हैं, लेकिन ये तो बनाना सही है, ऐसा करना ही है, और अब भी करना है, हम लोग को पता चल जाएगा एक नया कॉन्सेप्ट फिर भी। लेकिन आपको बता देता हूँ एक और चीज़, जब भी ऐसा कुछ दिया हुआ है, जब भी ऐसा बटे में दिया हुआ है अनुपात समानुपात के केस में, तो ये जो
ए की वैल्यू है वो हमेशा 2 होगी, बी की वैल्यू हमेशा 3 होगी, सी की वैल्यू हमेशा 5 होगी। क्लियर है? ए की वैल्यू हमेशा 2 होगी तो हम लोग डायरेक्ट भी रख सकते हैं बिना के लिए, तो डायरेक्ट भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी की वैल्यू 5 3 8 2 10 10 और बटे सी की वैल्यू 5, तो 10/5 मतलब 2, हमारा वही आंसर आएगा। क्लियर है? क्लियर है? के रख के बनाइएगा तो आपको जो है कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन डायरेक्ट बटे में भी आप बता सकते हैं कि ये हमारा सही आंसर, यही हमारा वैल्यू है करके। ठीक है, तो ये था हमारे 11 क्वेश्चन का पूरा सेट। तो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन घंटी बजाइए। अगला जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, तो कीप साइनिंग विथ मी एंड बाय बाय।